Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Cricket Chronicles brought to you by Pitch Side Stories. I'm your host समीद अख्तर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड का मैच जो कि कल होने जा रहा है। वर्ल्ड कप का आगाज़, द मेगा इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है जिसका इंतज़ार पिछले 3-4 महीनों से हम लोग करते हुए आ रहे थे। और एज अ फ़ैन मेरे तो बहुत एक्सपेक्टेशन है इस वर्ल्ड कप से और मुझे तो अभी से गूज़ बम्स हो रहे हैं, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के बटन पे आप क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग अप टू डेट रहें हमारी वीडियोस से और आपको तमाम वीडियोस इजीली आपके पॉपअप्स में आपको मिलें। अच्छा तो जी, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूँगा ज़ुबैर साहब, जहाँ से कारवां ख़त्म हुआ था 2019 का, आज वहाँ से शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड वो इन द फाइनल ऑफ 2019 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहाँ पे इंग्लैंड जीत के ग्राउंड से बाहर आई थी और अब वहीं से एक आगाज़ होने जा रहा है 2023 के वर्ल्ड कप का इंडिया में, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। सो पहले तो क्विकली हम इनके इस पे नज़र डाल लेते हैं स्क्वाड पे कि क्या प्रोबेबल 11 है और किस तरीके से ये लोग आगे अपनी वर्ल्ड कप की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला मैच ही इन लोगों से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं चाहूँगा पहले हम लोग ये देख लें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पे फाइनल भी खेला जाएगा, जहाँ बिगेस्ट मैच ऑफ क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी खेला जाएगा और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच भी खेला जाएगा। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में मैं कुछ स्टैट्स बयान करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का, पहले मेलबर्न हुआ करता था लेकिन अब क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 132K स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं वहाँ पे और खूबसूरत तरीन ग्राउंड। मैंने जो उसको देखा है, जो उन्होंने रीबिल्ड किया था उसको, इतना खूबसूरत उस ग्राउंड को बनाया। और वहाँ की खासियत यह है कि दो तरह की पिचेस उस स्टेडियम में यूज़ होती हैं, एक ब्लैक सॉइल और एक रेड सॉइल पिच है। ब्लैक सॉइल पे बाउंसी विकेट्स होती हैं जो कि बहुत रेयर है हमें देखने को मिले। इंडिया है 100% रेड सॉइल वो यूज़ करेंगे, जहाँ स्पिनर्स और स्लोअर वन का बहुत ज़्यादा खासा यूज़ हो रहा होगा। तो ये तो एक स्टेडियम का हमने ओवरऑल स्टेट देख लिया कि इसमें क्या है। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें 28 मैचेस खेले गए, बैटिंग फर्स्ट जो थी वो 16 मैच में कामयाब रही और चेजिंग टीम 12 मैचेस में कामयाब रही। तो इतना ज़्यादा मैं कहूँगा डिफरेंस नहीं आ रहा, 4 मैचेस का डिफरेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस प्लेड जो है वो बहुत कम है। और अगर हम इसके एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 235 और अगर सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो 203 है। तो नियर करीब करीब बनता है। तो यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे जो टॉप स्कोर रहा है वो मेरे ख्याल से इंडिया ने बनाया 350 समथिंग है। हाँ 350 समथिंग वो और इंडिया का बिल्कुल लोएस्ट टोटल यहाँ पे 118 रहा है, बिल्कुल वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्योंकि अब हमने स्टेडियम के बारे में बात कर ली है तो मैं चाह रहा था कि हम अच्छा, लोग एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर दूँ कि स्पिनर्स का रिकॉर्ड और फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे, जो ओवरऑल स्पिनर्स का जो यहाँ पे इकोनॉमी है वो 7.5 है। और 7.5 जी, और क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा जो पेसर्स का यहाँ पे ओवरऑल रिकॉर्ड है वो है, उनकी इकोनॉमी पेसर्स की ज़्यादा है, 8 है। ज़्यादा ही होगी। जब स्पिनर ऐसे ट्रैक पे स्पिनर पिट रहा है तो फेसर को तो मेरे ख्याल से बहुत प्यार से मार लगेगी। तो खैर अगर हम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स का कंपैरिजन देखें तो आज तक ओडीआई में ये लोग आपस में 95 टाइम्स अपने एक दूसरे के सामने आए हैं, जिसमें से इंग्लैंड को सिर्फ एक मैच का एज हासिल है। 45 मैचेस इंग्लैंड जीता है, 44 मैचेस न्यूजीलैंड जीता है। नेक टू नेक चल रहे। 4 मैचेस आपके नो रिजल्ट में गए थे और 2 मैचेस टाइड हो गए थे। तो ये 95 का एक वो था ब्रेकअप। और अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करूं तो 10 मैचेस आपस में इन दोनों टीम्स ने खेले हैं और बिल्कुल बराबर है। 5 वो जीते हैं, 5 ये जीते हैं, दोनों 5-5 हैं। यानी कल का मैच एक नई वो लेके आएगा, स्ट्रीक का ब्रेक होगी कि कौन ऊपर जाता है, 1+ होता है। तो खैर ये तो हमारी डिस्कशन हो गई कि क्या थी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग सबसे पहले क्विकली ज़ुबैर इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबल 11 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे कि इंग्लैंड में क्या क्या स्ट्रेंथ है उनकी, क्या चीज़ें हैं, क्या हम देखते हैं। तो ओपनिंग पेयर इंग्लैंड का एक न्यू ओपन पेयर के साथ उतर रहा है, क्योंकि हम सबको पता है जेसन रॉय मिस कर चुके हैं वर्ल्ड कप हैरी ब्रूक की इंक्लूजन की वजह से। तो एक न्यू ओपनिंग पेयर आपको कल देखने को मिलेगा। जॉनी बेयरस्टो एंड डेविड मलान वुड बी ओपनिंग द इनिंग फॉर इंग्लैंड। और थर्ड पे आपके पास जो रूट आ रहे होंगे, ट्रेडिशनल जो रूट, फैब 4 के मेंबर कहूँगा मैं उनको। मुझे तो खैर वो बहुत पसंद है जो रूट। इट्स अ लवली प्लेयर यार, मतलब लव टू वॉच हिम। मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी बैटिंग देखने में। बहुत अच्छे और बहुत बहुत ही समझदार प्लेयर जिसे कहते हैं ना, किस तरीके से इनिंग को बिल्ड करना, चलना,
लेके चलना। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सेंचुरी कर गए थे 2019 में, वो तो अनफॉर्चुनेट रही इंग्लैंड के, पाकिस्तान ने आखिर में जाके हरा ही दिया था उनको, तो ये हुआ किताबी प्लेयर है। किताबी प्लेयर है। फोर्थ पे आपके रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं बेन स्टोक्स, 2016 से जो गिरे हैं तो उसके बाद उठते ही चले जा रहे हैं। 19 का वर्ल्ड कप जितवा गए, 22 का T20 वर्ल्ड कप जितवा गए, एशेज़ का वो मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जिसमें उन्होंने आखिर में लास्ट विकेट पे मैच जितवा गए। तो बेन स्टोक्स आपके 4 पे खेल रहे होंगे। फिफ्थ पे आपके कैप्टन आ रहे होंगे कि विकेट कीपिंग भी में जॉश बटलर ही कर रहे होंगे, तो वो फिफ्थ पे आ रहे होंगे। सिक्स्थ पे उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन जो मैं बनता हूँ हैरी ब्रूक को एज अ हिटर हार्ड हिटिंग बैट्समैन को लेके जा रहे हैं। पहले मैं कंफ्यूजन रख रहा था कि शायद मलान नीचे आएंगे और हैरी ब्रूक ओपन करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो अभी सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड में, तो 4 मैचेस में एक में हैरी ब्रूक ने ओपन भी किया था, लेकिन ओपन नहीं करेंगे क्योंकि मलान नीचे एडजस्ट नहीं हो सकता। मलान का काम है इनिंग को एंकर करके आगे लेके चलना। हैरी ब्रूक क्या है, टीम जैसी जिस पोजीशन में आएंगे उनको उस हिसाब से सिचुएशन से खेल पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, और आते ही उनको रन स्कोर करना आता रन है। स्कोर करना आता है और अच्छा हेल्दी स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करना आता है। अच्छा, सेवेंथ पे अगर हम जाएं तो ये टाई ब्रेक है, यहाँ पे आपके लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली, तो क्या समझते हैं? मोइन अली को यहाँ पे एज होगा, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि मोइन अली एक तो कॉम्बिनेशन दे पाएंगे आपको बैटिंग में, और दूसरा ये कि बॉलिंग में जो ऑफ स्पिनर की जो एक रिक्वायरमेंट रहती है हर टीम को, हाँ। वो वहाँ पे बहुत अच्छे से पूरी कर पाएंगे। और यार मोइन अली को तो मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया में खेलने का एक वास्ट एक्सपीरियंस, बहुत देखिए लियाम लिविंगस्टन की अगर मैं बैटिंग देखूं, हैरी ब्रूक से बिल्कुल सेम मैच करती है, दोनों सेम तरीके से खेलते हैं। और लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग में मोइन अली से थोड़े कम है। मोइन अली तो एक जेन्युइन बॉलर भी कह लूँगा मैं उसको, तो वो तो इंग्लैंड को उसको टेस्ट हो बॉलिंग हो, T20 की बॉलिंग हो, ODI की बॉलिंग हो, मोइन अली को वो यूज़ करते हैं। तो एक एज हासिल है मोइन अली को, और खिलाना भी चाहिए ताकि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है ऑल्टरनेटिव बेसिस पे चलता हुआ आ रहा है, अगर आप इस बैटिंग ऑर्डर को देखें। और 8 पे अगर हम चलते हैं तो 8 पे तो आपका स्ट्रेट सैम करन, बिल्कुल कोई और चॉइस ही नहीं है इनके पास। सैम करन इनका बेस्ट ऑलराउंडर, नीचे से आगे भी 100 करने वाली उनके अंदर वो एबिलिटी है कि कर देते हैं भाई, वो 100 कर देते हैं। और बॉलिंग में तो उनको पता है हमारे पास सेम लेंथ पे सिर्फ पेस को ऊपर नीचे करते हैं वो, और बैट्समैन परेशान होता है। मुझे सैम करन की जो सबसे अच्छी बात लगती है कि सेम लेंथ को कंटेन करना, सिर्फ पेस को थोड़ा बढ़ा दिया, एकदम से बिल्कुल डाउन कर दिया, लेंथ वही रहेगी। बैट्समैन कंफ्यूज होता है, वो इंतजार कर रहा होता है अब इस लेंथ पे इस पेस से बॉल आएगी वो आउट हो जाए, हवा में बॉल दे दे। और सेम इनका भी यही है कि इनको भी IPL में खेलने का बहुत तजुर्बा, और इंडिया में तो सेंचुरी भी की हुई है इंडिया नीचे आके सैम और करन इंडिया में काफ़ी ये अच्छा जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। इंग्लैंड के तो सारे प्लेयर ही यहाँ पे अच्छा ही खेलते हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अलावा तमाम प्लेयर्स ही अच्छा ही खेलेंगे, क्योंकि IPL में सारे बड़े प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। अच्छा, अब आप नीचे आ जाएं तो 3 फिर आपके मेन बॉलर्स हो गए, आप आदिल रशीद, रीस टॉपलैंड, मार्क वुड को तो मैं ये कहूँगा कि एक पेसी अटैक जो है उनका कि बीच में आके तेज़ी से बॉल निकालना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग ओपनिंग जो हो रही है वो शायद बेन स्टोक्स से ही करना है, जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में कराया था, क्योंकि थोड़ी सी बॉल स्विंग करना जानते हैं। मार्क वुड को शायद फर्स्ट चेंज पे ले आए, और इंग्लैंड अपनी जो बॉलिंग चेंजेस है वो बहुत क्विकली करता है, 4 ओवर 5 ओवर बाद बॉलर बदल देते हैं वो, शायद शुरू के 4-5 ओवर 3 ओवर 2 ओवर वो स्टोक्स से फेंकवा के एकदम से मार्क वुड को ले आए। रीस टॉपलैंड उनका लेफ्ट आर्मर आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा आजकल क्रिकेट में ना टॉप क्लास माने जाते हैं, यार किसी भी बैटिंग लाइन को तोड़ के रख देते हैं वो लेफ्ट आर्मर, उनका एंगल जो आ रहा होता है ज़्यादातर राइटी बैट्समैन खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इंग्लैंड है। अच्छा, इंग्लैंड में ज़ुबैर साहब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह लेके चलेंगे कल के मैच को, क्या लगता है आपको? इंग्लैंड का ये है कि टॉस जीते तो बैटिंग करें पहले, टॉस जीते बैटिंग तो रन ऑन द बोर्ड करें और जो ओपोनेंट है उसको अंडर प्रेशर लें, और उसके बाद जैसे कि ग्राउंड अब देखना पड़ेगा कि किस तरह विकेट बिहेव करती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अपने पेस से जो है वो न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और मिडिल ओवर्स में स्पिन में आदिल रशीद और मोइन अली ये आके इवन जो रूट भी फेंक देते हैं भाई, जो रूट भी बॉलिंग करा लेते हैं, बहुत अच्छी ऑफ स्पिन कराते हैं, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी बेसिकली कि पेस से ज़रा उनको कंटेन करें न्यूजीलैंड को, और उसके अलावा मिडिल ओवर्स में विकेट निकलवाएं अपने स्पिनर से, तो काफ़ी चांसेस बनेंगे इंग्लैंड के। और इंग्लैंड को तो मैं ये भी कहूँगा कि फायर पावर बैटिंग जिसे कहते हैं ना यार, खतरनाक बैटिंग, हर कोई प्लेयर 140 प्लस का स्ट्राइक रेट लेके उतर रहा है, कुछ तो मतलब 200 भी क्रॉस कर जाएंगे। कल आप देख रहे होंगे कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आखिरी 5 ओवर रह गए 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, और वो इतनी एबिलिटी उन सारे के तमाम प्लेयर्स में, मैं डेविड मलान का भी नाम लूँगा, सेंचुरी के बाद वो भी 180 क्रॉस कर जाते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं कि भाई अब तो मारूंगा, ये वाला सीन होता है। अच्छा,
ये तो हमने इंग्लैंड डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड। सबसे पहली बात, न्यूजीलैंड में तो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक मेजर ब्लो है। केन विलियमसन इज आउट ऑफ द टुमारोज मैच और वो नहीं खेल रहे जी। वार्म अप में वो 37 रिटायर्ड रन बना के बाहर हो गए थे जी। वो खुद भी चले गए थे। उन्होंने बोला कि यार चलो ये अब नहीं हो सकेगा, वो कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन ये अभी उनकी तरफ से वो आई है कि यार ये सिर्फ एक पहले मैच के लिए। एक मैच के लिए, तो अभी पीछे 8 मैचेस पड़े तो खैर है। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर है क्योंकि इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट खेलना और उसमें केन विलियमसन का ना होना, उनकी कैप्टनसी भी गई, मतलब एक कैप्टनसी का मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं विलियमसन। और वो बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, हम सबको पता है। अच्छा, अगर मैं टॉम लेथम कैप्टनसी कर रहा हूँ, बिल्कुल टॉम लेथम कैप्टनसी कर रहे हैं, उनके वाइस कैप्टन भी वही है, तो अब वही कल मेजरली कैप्टनसी कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग न्यूजीलैंड की ओपनिंग से चलें तो डेवन कॉनवे, स्टाइलिश प्लेयर, सेंचुरी फॉरन तेजी से सेंचुरी करना जानते हैं। विल यंग, कल आपको एक न्यू ओपनर दिखेंगे न्यूजीलैंड की साइड से, विल यंग कल ओपन कर रहे होंगे। थर्ड पे डेरिन मिचेल आएंगे क्योंकि अब विलियमसन की रिप्लेसमेंट के लिए कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो तीसरे पे आके एंकर कर सके, और डेरिल मिचेल्स उनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो तीसरे पे आके भी विलियमसन की तरह खेल सकते हैं। और अगर हम फोर्थ पे चलें तो फोर्थ पे ग्लेन फिलिप्स आएंगे, ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे। 5 पे आपके टॉम लेथम आ रहे होंगे, कैप्टनसी भी वही करेंगे, विकेट कीपिंग भी ओडीआई की टॉम लेथम ही कर रहे लेते हैं। छठे पे वही टाई ब्रेक बन रहा है इनका, मार्क चैपमैन और जिमी नीशम। और मैं चाहता हूँ कि मार्क चैपमैन खेलेंगे, यंग प्लेयर हैं, और जिमी नीशम थोड़ी सी रन लीक कर देते हैं। उसमें थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो पेसी अटैक में रन लीक कर देते हैं, चैपमैन थोड़ी स्पिन करा लेते हैं। और अच्छे यंग प्लेयर हैं, बहुत स्टाइलिश प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है उनका, वो हम सब ने देखा है। इसी तरीके से अगर हम 7th पे चलें तो वो यहाँ पे भी टाई ब्रेक बनता है, सचिन रविंद्र और मिच सेंटनर को एज है एक्सपीरियंस का। अच्छा, मैं ये इसलिए कहूँगा, सचिन रविंद्र भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी 97 अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने बनाया वार्म अप में, लेकिन सामने इंग्लैंड है यार। मैं कहता बांग्लादेश जैसी या अफगानिस्तान जैसी टीम है, थोड़ी सी न्यूजीलैंड के उससे नीचे, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, लेकिन वो वहाँ चांस ले सकते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। वो भी फर्स्ट मैच, हर कोई ये चाहेगा कि अपना पहला मैच जीते ताकि मोमेंटम क्रिएट करें, मोमेंटम कैरी करके आगे बढ़ें, आगे अगले 8 मैचेस में उतरें। तो मेरे ख्याल से मिच सेंटनर, बाकी उनके बॉलर्स तो फिक्स हैं, इश सोडी आएंगे, उसके बाद आपके ट्रेंट बोल्ट हैं, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन। लेकिन जुबैर साहब, अगर अब मैं न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, न्यूजीलैंड का पेस अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ एक ही मार्कवुड खड़े, सैम करन ऑलराउंडर, रीस टॉपले एक अच्छे बॉलर हैं, नॉर्मल पेस वाले बॉलर हैं, लेकिन आप उनको ट्रेंट बोल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रेंट बोल्ट का लेवल ही है, क्योंकि मार्कवुड का कंपैरिजन आप करेंगे लॉकी फर्ग्यूसन के साथ, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद रीस टॉपले का आप ट्रेंट बोल्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, सैम करन का मैट हेनरी भी स्विंग बॉलर है। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक मैं कहूँगा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक ही बेहतर है, क्योंकि अगर आदिल रशीद, इश सोडी दोनों अच्छे हैं, और मोइन अली और सेंटनर में देखो तो मोइन अली स्पिन अटैक ऑलमोस्ट नेक टू नेक, लेकिन पेस में न्यूजीलैंड थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और अगर ओवरऑल बैटिंग की बात की जाए तो ओवरऑल बैटिंग में इंग्लैंड थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा था कि अब ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपने हमारी ये सारे एनालिसिस देखा, अब मैं क्विकली 3 क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा जी। विन द टॉस, बैट फर्स्ट, जो भी टीम पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन द ओपोनेंट। अच्छा, मेरा इसमें मानना थोड़ा सा अलग है। मैं समझता हूँ कि विन द टॉस, गो फॉर द चेज, बिकॉज वहाँ पे ड्यू फैक्टर मुझे ऐसा लगता है आएगा, और आता है। अहमदाबाद में ड्यू फैक्टर है, और ये देखा भी गया है, आईपीएल के मैचेस में देखा गया है। शुभमन गिल वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में ड्यू फैक्टर है, क्योंकि अगली इनिंग्स में आपको सिर्फ थोड़ा सा सनलाइट आपको दिन में तो 2-3 ओवर मिलेगा, और 25 ओवर तक टीम कंटेन करके चल गई सेकंड बैटिंग वाली, तो नेक्स्ट 25 ओवर में ड्यू फैक्टर आएगा, वो किल कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ तो हम दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं पोजीशन में। ये बैटिंग फर्स्ट है, मैं बॉलिंग फर्स्ट की तरफ जाना चाहूँगा। और मैं तो कहता हूँ इंडिया के हर मैच में, इंडिया में जितने भी मैचेस हो रहे हैं, मैं तो बॉलिंग फर्स्ट पे जाऊँगा, मैं बैटिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहता इंडिया में, क्योंकि चेज़ आसानी से होगा यार। 70 मीटर की बाउंड्री करने के बाद वार्म अप में सारी टीम्स ने एक साइलेंट मैसेज दे दिया कि भाई हम मारेंगे, हम 350 अपना एवरेज पार स्कोर लेके चलेंगे इधर, वो और कुछ सोच ही नहीं रहे। पहले ऐसा होता था कि T20 में सोचते थे कि शॉर्टर बाउंड्रीज हैं तो ज़्यादा स्कोर हो रहा है, लेकिन अब लॉन्गर बाउंड्रीज पे भी बैट्समैन ने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है लॉन्गर शॉट्स के लिए। और उसके अलावा एक चीज़ और देखने में आ रही है बहुत ज़्यादा, जो अभी वार्म अप मैचेस हुए हैं उसमें ये कि लोग जो बैट्समैन है वो गैप में खेल के और फिर उस गैप को यूज़ कर रहे हैं और 3 रन ले रहे हैं, तो इस तरीके से अपना वो स्ट्राइक भी रोटेट हो रही है बहुत ज़्यादा,
और रन ऑन द बोर्ड भी आते और इस तरह ना मैं समझता हूँ स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों पे प्रेशर ना कम रहता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके खेलते हैं। और ये यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा अपनी टीम पाकिस्तान को भी कि यार गाइस प्लीज़ थोड़ा सा ना रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे आप फोकस करें। आप मल्टीपल डॉट्स के लिए खुद पे इतना प्रेशर बना लेते हैं कि स्ट्राइकर तो प्रेशर में आते ही आते हैं, इवन नॉन स्ट्राइकर सामने खड़ा के देख के वो भी प्रेशर में आ जाता है। आप जितना ज़्यादा सिंगल डबल करेंगे ना एक दूसरे के ऊपर से, हर बॉल पे प्रेशर हट रहा होगा, एक बॉल खेल के दूसरे को आने दिया, दूसरा बॉल, आप जितनी ज़्यादा आप बॉल कंज्यूम करेंगे उतना उस पर प्रेशर बनेगा, आपको भी लगेगा यार मेरे तो बैट से रनिंग निकल गया। तो ये तो हैं। और सजेशन है। बिल्कुल अच्छा सजेशन है। और ओडीआई में वैसे भी हर ओवर में ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ ना, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हो। और ये 50 ओवर की क्रिकेट है यार, आपको स्टेमिना परसिस्टेंट रह के खेलना होगा। इसमें बहुत तरीके से मल्टीपल स्पेल्स आते हैं बॉलर्स के, आपको वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। आपको जहाँ लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, वहीं एकदम से एक दो स्पेल ऐसे आते हैं कि आपकी पूरी टीम गिर जाती है। ओडीआई की खासियत है ये। और आखिरी 10 ओवर में हमने देखा है कि 100-120 रन तक बन रहे होते हैं यार अब तो। और इंडिया के पिचेस में तो मैं ये कहूँगा बहुत आसानी है, क्योंकि बॉल पुराना होकर इतना स्ट्रेट हो जाता है कि ना घूम रहा होता है ना, बस फिर बॉलर्स की अपनी एक वेरिएशंस काम आ रही थी कि स्लोअर वन फेंक दी, कटर्स फेंक दिए, तो वहाँ कुछ बच जाए, नहीं तो यॉकर्स पे भी पड़ जाएंगे भाई। मुझे तो यहाँ भी ये भी लग रहा है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूँ, इम्पैक्ट प्लेयर दोनों टीम से, इंग्लैंड कौन इम्पैक्ट क्रिएट करेगा सर? इंग्लैंड के लिए मुझे लग रहा है डेविड मलान जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। इंटरेस्टिंग चॉइस है वैसे डेविड मलान। मैं तो एज़ यूजुअल बेन स्टोक्स की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो नंबर 4 पे खेलते हुए दिखेंगे और वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे बॉल के साथ भी, इवन फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी। तो मेरे लिए तो इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स होंगे, और न्यूजीलैंड में मैं अगर अपनी चॉइस बताऊँ तो इट विल बी ट्रेंट बोल्ट। और मेरे लिए जो न्यूजीलैंड के इम्पैक्ट प्लेयर होंगे वो होंगे डेवन कॉनवे, नो डाउट कॉनवे तो यार मुझे वैसे हल्के हल्के पता नहीं क्यों यार एक गट फीलिंग आ रही है, कहीं सेंचुरी लग रही है मुझे कल। कॉनवे की अच्छी सेंचुरी नज़र आ रही है और कम अच्छे स्ट्राइक रेट पे सेंचुरी नज़र आ रही है। देखें होपफुली क्या होता है। बेन स्टोक्स भी मुझे लगता है कि अगर आपने चूज़ किया है तो शायद वो बैटिंग में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, बॉलिंग में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रेडिक्शन कॉर्नर। और उसमें मैं चाहूँगा पहले तो आप ये बताएं कि प्रैक्टिकली क्या है और आपका दिल क्या कहता है। ये दो मैं थोड़ा सा चस्का वाली बातें करना चाह रहा हूँ इसमें कि यार थोड़ा सा मसाला भी डाले ना। प्रैक्टिकली क्या लगता है? मुझे तो इंग्लैंड लग रही है। इंग्लैंड सेम बहुत स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो इंग्लैंड लग रही है, लेकिन मैं जो जीतना किसको देखना चाहूँगा वो न्यूजीलैंड को। सेम मेरे साथ भी है ये। देखें मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ वर्ल्ड कप में मेरी पाकिस्तान के बाद दूसरी टीम न्यूजीलैंड होती है। अल्लाह न करे पाकिस्तान फ्लंक कर जाता है वर्ल्ड कप में और अनफॉर्चुनेट रहता है, तो मैं हमेशा न्यूजीलैंड को बैक करता हूँ सेकंड टीम के उस पर। तो मैं भी दिल से न्यूजीलैंड के साथ हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली लग रहा है कि यार इंग्लैंड बहुत टफ है, बहुत टफ है न्यूजीलैंड। हाँ न्यूजीलैंड को एक चीज़ सोच को करना चाहिए, ये रिवेंज का टाइम है गाइस। केन विलियमसन की वो हंसी, मार्टिन गप्टिल के वो आंसू 2019 के वर्ल्ड कप में, ये दिल पे लेके खेलना है आप लोगों ने। बस कल जीतना है गाइस, क्योंकि यार जीतो इंग्लैंड को भी थोड़ा टफ टाइम दो। क्योंकि देखो इंग्लैंड के जॉर्ज बटलर ने तो स्ट्रेट बोल दिया भाई हम तो वर्ल्ड कप जीतने आ रहे हैं, हम डिफेंड करने नहीं आ रहे। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट और होप यू लाइक द वीडियो। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि देखें आपके लाइक करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आई एम योर होस्ट समीद अख्तर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।